नमस्कार, मैं डॉक्टर राम सुंदर शर्मा। कैंपस कवर में मैम आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में जो योग की दुनिया में एक बड़ा नाम है, डॉक्टर रीता शर्मा जी उपस्थित हैं। शर्मा जी को योग के लिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा गोल्ड मेडल की उपाधि से नवाजा गया है। मैंने पहले तो आयुर्वेद में डिग्री प्राप्त की हुई है, जो कि मैं 1986 के बैच की हूँ और मैंने इंदौर के अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज से ये डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद फिर मैंने पंचकर्म चिकित्सा में एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है जो कि मैंने केरल से किया था, वो किया। और उसी के बाद कुछ समय मैंने राऊ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें 1 साल तक हाउस जॉब किया और फिर मैं भोपाल के रेड क्रॉस डायग्नोस्टिक सेंटर में एज अ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर पदस्थ रही कुछ 6-7 साल। आज के जो यूथ हैं, खास करके यूथ की हम बात करें, क्योंकि हमारा कंट्री कहते हैं ना कि भारत एक युवाओं का देश है। आज 65 to 70% जो यूथ है, हमारा जो पॉपुलेशन है वो यूथ का है। लेकिन आज के डेट में कुछ लोग जॉब, कुछ अलग अलग टेंशन से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसके लिए आप योग को कैसे देखते हैं? क्या योग के माध्यम से हम उस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं? वैसे लोगों के लिए एक मैसेज। बिल्कुल निकल सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा अभाव कहीं आ रहा है वो आ रहा है यौगिक शिक्षा का शुरुआती दौर से ही होना। हमारे देश की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही है कि हमारे देश में कई विदेशी आक्रमण हुए। हमारा देश बहुत धनी देश है, लेकिन जिन देशों में चीज़ें होती ही नहीं थी उनकी नज़रें हमारे देश पर होती थी और वो यहाँ से सब लूट के ले जाना चाहते थे। लेकिन वो लूटना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ की जो समृद्ध शिक्षा के कारण जो समृद्धि थी वो बहुत उच्च कोटि की थी। तो उन्होंने सोचा कि पहले इनकी शिक्षा को ध्वस्त किया जाए और उन्होंने हमारे जो गुरुकुल से शिक्षाएं मिलती थी, जिसमें कि अपने आप ही स्वतः शुरुआती दौर से ही योग की शिक्षाएं आ जाती थी और एक पूर्ण व्यक्तित्व का विकास स्वास्थ्य के चारों पक्षों को देखते हुए होता था। विकास स्वास्थ्य के चारों पक्ष, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, कोई भी पक्ष कमजोर नहीं था हमारे देश के लोगों का पूर्व में। तो उन्होंने देखा कि ये तो इस वजह से इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि पहले इनकी शिक्षा को तोड़ा जाए। तो उन्होंने हमारे गुरुकुलों को तोड़ा, उनको ध्वस्त किया और जो है बाहर की, हम जिसको आज कह सकते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम है, जो ब्रिटिश प्रणाली है, वो शिक्षा की प्रणाली यहाँ आई और वहाँ तब से वो अभी तक चल रही। उन्होंने इस्टेब्लिश की वो, और उसके बाद हमारी जो प्रणाली थी गुरुकुल प्रणाली, वो धीरे धीरे कम होती गई, ख़त्म हो गई। तो इस वजह से वो जो शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती है, लेकिन वो हमारे बाकी जो पक्ष हैं उनको मजबूत नहीं कर पाती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आध्यात्मिक पक्ष जो है वो धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर होता गया और जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर हो गया और उसका प्रभाव जो है इस तरह से कई तरह की बीमारियों, मानसिक बीमारियों के रूप में आया। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी कि देखिए कितना बड़ा अंतर है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी परिभाषा पहले दी गई थी, अब तो वो मान रहे हैं कि आध्यात्मिक पक्ष बहुत ज़रूरी है और आगे आने वाले समय में वो जुड़ भी जाएगा। लेकिन उन्होंने दिया था हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फॉर्मिटी। बट यही हम दूसरी तरफ देखते हैं यदि कि आयुर्वेद के में महर्षि सुश्रुत ने स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी थी उसमें उन्होंने कहा था समदोषः सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। यहाँ पर समदोष मतलब 3 दोष, वात पित्त कफ दोष के समावस्था में रहने की बात की है, संतुलन में रहने की बात की है। समदोषः सम अग्निश्च, 13 प्रकार की हमारे शरीर में अग्नियाँ होती हैं और उन अग्नियों का भी समावस्था में होना आवश्यक है। सम धातु, 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनका होना समावस्था में आवश्यक है। और इसके अलावा मल क्रिया कि हमारे शरीर के जो 3 मल हैं, मूत्र, पुरीश मल जिसको कि हम स्टूल कहते हैं, और एक स्वेद जिसको कि हम पसीना कहते हैं ना, इसका शरीर से समय समय पर निकलना आवश्यक है। तो इस तरह से एक पक्ष तो ये हो गए, और फिर था उनकी दूसरी लाइन में कि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना,
आत्मा, इंद्रिय और मन का प्रसन्न चित्त होना आवश्यक है। जब ये है तो हम उसको स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आत्मा, इंद्रिय, मन में देखिए आत्मा सोल है, तो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल पार्ट है अपना आध्यात्मिक पक्ष जो है वो पूर्ण हो रहा है। इंद्रिय जो है हमारी सेंसरी सेंसेस हैं जो 5 हमारे, जैसे चक्षु है, कर्ण है, नासा है, जीवा है और हमारी त्वचा है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो भी हमारी प्रसन्न चित्त रहें, और इसके अलावा हमारा मन प्रसन्न है, तब हम कह सकते हैं कि कोई स्वस्थ है। पर हमारे पास सब कुछ है, आर्थिक रूप से मजबूत है सब है, लेकिन हमारी आत्मा ही दुखी है, तो हम उसको स्वस्थ नहीं कह सकते। उसके कारण कई तरह के विकार आएंगे, और यही कारण है कि आज व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है। और जो विदेशों में आप देखते हैं सब कुछ स्थितियां उनकी अच्छी होने के बावजूद वहाँ से लोग जो है वो भारत की ओर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक पक्ष यहाँ पर इतना मजबूत है, इसे सीखने के लिए, इसे जानने के लिए, इसे समझने और उसमें जीने के लिए। और हमारे यहाँ का व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से मजबूत भी नहीं है, उसके पास कपड़ा भी नहीं पहनने को, 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, तो भी वो आनंदित है, खूब प्रसन्न चित्त होकर सारे त्योहारों को मना रहा है, उत्सवों को मना रहा है, उमंग से रह रहा है। हमेशा योग को कुछ लोग अध्यात्म से भी जोड़ते हैं, जैसे आज भी एक प्रश्न आया आपके सामने, तो योग के माध्यम से आध्यात्मिक विकास के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? आध्यात्मिक विकास के बारे में देखिए, मैं ये समझती हूँ कि एक परिवार से ही ये चीज़ें शुरू होती हैं, और यदि किसी का हमको आध्यात्मिक विकास करना है तो शुरू से ही हम आज कैसी विद्या ले रहे हैं, हम ब्रिटिश पद्धति पर आधारित विद्या ही ले रहे हैं, तो हम उस पद्धति के साथ साथ अपनी पूरी वैदिक एजुकेशन को जोड़ें। हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली जो पूर्व में थी, हमारे गुरुकुल में सिखाया जाता था, उसको लें, जिसमें चारों वेदों के बारे में पूरा ज्ञान मिलता है। वेदों में हर क्षेत्र के बारे में ज्ञान दिया गया है, किस क्षेत्र में आप किस तरह से अपना विकास कर सकते हैं, और किस तरह से आपका एक स्वच्छंद व्यक्तित्व बनेगा, स्वच्छ व्यक्तित्व बनेगा, और चारों स्वास्थ्य के आध्यात्मिक पक्षों का पक्ष भी आपके पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसा हमारी ब्रिटिश पद्धति के साथ साथ जो भी पद्धति चल रही है उसके साथ में वैदिक एजुकेशन शुरू हो, और ब्रिटिश पद्धति में भी यदि हमें कोई ऐसी चीज़ें लगती हैं जो कि हम यदि शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो हमें कहीं ऐसा लगता है कि यदि सही नहीं है तो हमें ज़रूर उसमें कुछ परिवर्तन करने चाहिए। मुझे लगता है कि जब ये सब चीज़ें होगी तो बिल्कुल नींव से एक बच्चा जो तैयार हो रहा है उसका आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होगा, और एक जो है वो बहुत ही स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जैसा कि मैम से योग के बारे में हम लोगों ने जो प्रश्न किए, उससे यह साबित होता है कि भारत एक शुरुआत समय से एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश रहा, लेकिन कुछ ऐसे आक्रमणकारी हैं जो न केवल हमारे महलों को, हमारी चीज़ों को, हमारी पूरी तरीके से कल्चर को भी ध्वस्त किया, लेकिन आज फिर इस बात की खुशी है कि दुनिया हमारी ओर देख रहा है और हमारी चीज़ों को अपना रहा है। आज जिस योग पर हम लोग बात कर रहे हैं, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया गया, क्योंकि लोगों की योग की जो महत्व है, जो उसके इम्पोर्टेंस है, वो धीरे धीरे समझ में आने लगा है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब हमारे देश के नागरिक अपने संस्कृति के महत्व को समझेंगे, जानेंगे, तो दुनिया हमारी ओर देखेगी। धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए कैंपस खबर।